और चलिए अब बात करेंगे यूपी में निकाय चुनाव के लिए कल होगा पहले चरण का मतदान। तो अब बात करते हैं 80 सीटों के लिटमस टेस्ट की। जी हां, यूपी में लोकसभा की 80 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 2024 में चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव को लेकर हलचल जो है वो तेज है। गली मोहल्लों से लेकर सियासी दफ्तरों तक, चाय की गुमटी से लेकर चौक चौराहों तक, सभी जगह सिर्फ शहर की सरकार को लेकर चर्चा है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा दिया है। हालांकि चुनाव तो ये नगर निकाय का है, लेकिन इसे 2024 आम चुनाव से पहले यूपी की 80 लोकसभा सीटों का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। इस चुनाव के रिजल्ट बता देंगे कि 2024 में दिल्ली के सिंहासन पर जनता किसे विराजमान कर वहां बना रही है, किसे विराजने का मन बना रही है। ऐसे में यूपी में नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव हो रहे हैं। इन्हीं में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका अध्यक्ष, 544 नगर पंचायत और अध्यक्ष और 1,420 पार्षदों के चुनाव भी हैं। इस दौरान कुल 4 करोड़ 32 लाख मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें 4,33,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा अहम इसलिए माना जा रहा है ये नगर निकाय का चुनाव, क्योंकि आपको याद होगा 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में ये जो चुनाव है, नगर निकाय का जो चुनाव है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, हमारी सहयोगी निकिता सरीन की ये रिपोर्ट देखिए। ये अब जनता तय करेगी। आपको बता दें कि कल सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक फर्स्ट फेज के मतदान होने हैं। कल चुनाव का फर्स्ट फेज का पहला दिन है। मैं इस वक्त खड़ी हूं नगर निगम के मुख्यालय यानी कि कार्यालय पर, और इसकी बागडोर अब किसके हाथ में जाएगी ये फिलहाल अब जनता तय करेगी। आपको बताते चले कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का जो शोर है वो मंगलवार शाम 6 बजे थम गया था, और पहले चरण का जो मतदान है वो 4 मई यानी कल होगा। और इसके लिए बुधवार को जो पोलिंग पार्टियां हैं वो फिलहाल रवाना की जाएंगी। सभी पार्टियों ने जो अपनी कह सकते हैं ताकत है, जो अपनी स्ट्रेंथ है, उसको झोंक दिया है। अब देखना ये होगा कि दोनों फेज के इलेक्शन जब हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, तो अब वो तय करेगा कि फिलहाल जनता ने किसको सिलेक्ट किया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट नफीस के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। और वहीं निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी का प्रचार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का पूर्वांचल दौरा। आजमगढ़ की जनसभा में सीएम योगी का संबोधन। आज गरीबों को उनका हक मिल रहा है, इसलिए सीएम योगी की तरफ से कहा गया यूपी विकास के पथ पर अग्रसर है। डबल इंजन की सरकार में विकास का काम जारी है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। क्योंकि दूसरे चरण के मतदान की अगर हम बात करें तो 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है। 13 मई को नतीजे आपके सामने होंगे। लेकिन इन सब के बीच लगातार प्रचार प्रसार में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी लगी हुई है। अकेले महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहाँ प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसकी प्रशासनिक भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे। हरिहरपुर में फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए, जो कि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया, और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में अपने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम का आयोजन। भाइयों बहनों, ये इसलिए जिससे आजमगढ़ को उसकी पहचान मिल सके, यह जनपद फिर से अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जा सके। आप याद करिए, 9 वर्ष पहले देश के अंदर भी यही स्थिति थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का प्रचार जारी है। मऊ की जनसभा में सीएम योगी की हुंकार। आज कानून तोड़ने वाले जेल में हैं, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। यूपी में आज जनता सुरक्षित है, सबका विकास कर सबका साथ बीजेपी को लगातार मिल रहा है।
गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था, लेकिन अब ये स्थितियां नहीं रही, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। आप याद करिए, 9 वर्ष पहले देश के अंदर भी यही स्थिति थी। दुनिया के अंदर भारत की कोई साख नहीं बची थी। भारत का व्यक्ति जब दुनिया के किसी देश में जाता था, शक की निगाहों से देखा जाता था, कोई सम्मान नहीं था। और दुनिया के अंदर लोग भारत के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते थे। लेकिन 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में भारत की बागडोर आई और आज बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। सबने देखा है, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया की नजर भारत, निगाहें भारत के प्रति बदली है, धारणाएं बदली हैं। आज मोदी जी दुनिया के अंदर संकट मोचक के रूप में जाने जाते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि कुमार लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही आशीष गुप्ता भी बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश यादव हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि कल पहले चरण का चुनाव होना है, लखनऊ में भी कल वोटिंग होनी है, क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, तैयारियां मुकम्मल है और करीब 9 मंडलों के 37 जिलों में ये वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। हालांकि कल शाम को ये जो प्रचार प्रसार पूरी तरीके से बंद हो गया था, जो पहले चरण का मतदान होना है उसको लेकर, और सभी पार्टियां ने पूरी मेहनत की है। और बाकायदा ये देखना होगा जब मतदान होगा और मतदान के बाद जब मतगणना होगी तो ये साफ होगा कि किस पार्टी को कितना वोट मिला है, क्योंकि इसके बाद साल 2024 का लोकसभा चुनाव होना बीजेपी सपा के लिए खासतौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उसके अलावा कांग्रेस है, बीएसपी है या बाकी दूसरी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, दूसरी पार्टियों की बात करें, यानी कि सभी जो भी प्रत्याशी हैं उनकी साख दांव पे है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, जनता के बीच के हैं, पार्टियों के बैनर तले चुनाव लड़ा जा रहा है। और जाहिर है कि ये देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे। लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पूरी व्यवस्थाएं, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जहां पे भी मतदान होगा वहां की सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंतजाम किए गए हैं और सुबह 7 बजे से ये मतदान है वो शुरू होगा और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान की शुरुआत होगी कल सुबह से। जी बिल्कुल आकाश, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम निकाय चुनाव की बात करते हैं तो शहर की सरकार कहा जाता है इस निकाय चुनाव को, और 2024 लोकसभा चुनाव की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की बहुत अहम है और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है निकाय चुनाव? बिल्कुल अनन्या, देखिए ये गांव की सरकार और शहर की सरकार कहा जाता है, लेकिन एक तर्क ये भी लगाया जा रहा है कि असली चुनाव तो बाकी है, ये अभी झांकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर रही है। बनारस में यदि मेयर सीट की बात करूं अनन्या, तो 1995 से अब तक सीट पर भाजपा ही काबिज है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बनारस में 2 बार दौरा किए और 2 बार जनसभा किए, और इस सीट को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे से बड़े कार्यकर्ता है वो पूरी जोर लगाए हुए हैं। वही गंगापुर नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट की बात करूं तो 1995 से अब तक इस पे विपक्ष ही काबिज है, तो उस सीट को भी अपने कब्जे में लेना है। उसके साथ ही जो मेयर सीट है उसे भी अपने कब्जे में लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दारोमदार होगा। बनारस में 100 वार्ड है, वही मतदाता स्थल की बात करूं तो 1335 मतदाता स्थल है, जिसमें से 122 जो मतदाता स्थल है वो अति संवेदनशील बताए जा रहे हैं। उन अति संवेदनशील मतदाता स्थल पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कराई जाएगी। उसके साथ ही वहां पे वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जरूरत पड़े तो ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। देखिए मैं जहां मौजूद हूं, ये एक मतदान स्थल है, जो यहाँ के अधिकारी हैं वो अंदर अब पहुंच चुके हैं, जो पोलिंग की गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पुलिस के जवान हैं वो बेकायदे यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरी स्टाफ, मिलिट्री स्टाफ को पूरी संख्या बता दूं तो 6400 जो पुलिसकर्मी कल तैनात किए जाएंगे। तो कल 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा, शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा और 13 तारीख को ये देखना होगा कि किसके माथे पे विजय तिलक होता है। अनन्या, बिल्कुल, राघवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, आएंगे आकाश आपके पास आगे भी। राघवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से बीजेपी पर यह आरोप लगा कि लेट टिकट बांटे गए, कैंडिडेट नहीं थे। पहले देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टियां किसको टिकट दे रही है, उसके बाद ये डिसाइड किया कि चलिए ठीक है इसको टिकट। फ्रंट फुट पर नहीं खेल रही है बीजेपी, इस तरह का आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया।
देखिए, कल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक दिन आने वाला है। ये शहर की जो सरकार है वो तय करेगी 2024 का भविष्य। कल 4 करोड़ मतदाता, 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और बता देंगे कि 2024 में उनका रुख किधर है। साथ ही मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि यहाँ पर चाहे बीएसपी हो, अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक भी रैली या एक भी सभा मायावती ने, केवल एक पदाधिकारियों की बैठक उन्होंने अपने आवास और कार्यालय किया था, लेकिन एक भी पब्लिक मीटिंग उन्होंने नहीं की। साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी कांग्रेस की प्रभारी हैं यहाँ उत्तर प्रदेश की, लेकिन वो लगातार राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त हैं। वो एक भी दिन यहाँ पर समय नहीं निकाली और पिछले 9 महीने से प्रियंका गांधी लखनऊ नहीं आई है। तो आप इनसे गंभीरता समझ सकते हैं कि चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या गंभीरता है। और मैं छोटे दलों की बात करूं तो उनका भी नंबर कुछ ऐसा ही। एक समाजवादी पार्टी है जो अपने आप को मुख्य विपक्ष मानती है और अखिलेश यादव लगातार 3-4 दिनों से चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। अभी वो 1-2 दिन पहले भी वो मेट्रो से लखनऊ के लिए प्रचार किए थे अपने प्रत्याशी को लेकर के। तो लेकिन दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं चुनाव को लेकर के, कल यहाँ पर गंभीरता देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 9 बजे लखनऊ में वोट डालेंगे। वो अपने मताधिकार, चूंकि लखनऊ से सांसद हैं और यही के वोटर हैं, साथ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में वोट डालेंगे और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में वोट करेंगे। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को इतने ढंग से, इतने मेहनत से ले रही है। पिछले 10 दिनों से योगी आदित्यनाथ लगातार हर जिलों में सभाएं कर रहे हैं और आज भी वो सभा ही कर रहे हैं मऊ और आजमगढ़ में। तो आप सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री होके इस लोकल बॉडी चुनाव को कितने गंभीरता से बीजेपी ले रही। कहते हैं ना, कहीं न कहीं कर्म और मेहनत का भी एक अलग नंबर होता है। सिर्फ केवल ये कह देना कि नहीं सरकार है और ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, इस तरह से जीत मिली, नहीं, मेहनत भी कहीं न कहीं कोई बात होती है। जो भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक सांसद, एक एक नेता जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, वो लगातार इस निकाय चुनाव में निकलकर प्रचार कर रहा है। पिछले 15 दिनों से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लगातार रणनीति बनाकर और जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो उमंग, जो मेहनत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देखी जा रही है, वो दूसरे दलों में नहीं देखी जा रही है। कांग्रेस तो लग रहा है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसको लेकर ये कहा जाता है कि साल भर चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी रहती है। आशीष गुप्ता भी हमारे साथ बरेली से जुड़े हैं। आशीष, बरेली में आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? कल चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, और इस बार जनता के जहन में मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? मैं आपको बता दूं कि बरेली में दूसरे चरण में चुनाव है, लेकिन यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मी है वो अपने पूरे उच्चतम स्तर पर है। और यहाँ पर बरेली में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार डॉक्टर उमेश गौतम पर अपना दांव खेला है और वो इस समय निवर्तमान मेयर भी है, पिछली बार भी वो मेयर थे। और 17 साल के बाद नगर निगम की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने में सफल हुए थे। और उनके सामने सपा से समर्थित, राष्ट्रीय लोकदल से समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हैं डॉक्टर आईएस तोमर। और कड़ा कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार भी डॉक्टर आईएस तोमर को डॉक्टर उमेश गौतम ने 12,000 वोटों के मात्र अंतर से। ठीक है आशीष, क्योंकि बरेली में तो 11 मई को वोटिंग होगी, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के लिए तमाम बड़े नेता तो पहुंच ही रहे होंगे बरेली में। लेकिन रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी, लखनऊ को लेकर अगर समझे तो इस बार मुद्दे क्या होने वाले हैं, क्योंकि बहुत अहम है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, ये चुनाव जहन में क्या मुद्दे हैं इस बार जनता के, और क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग लोग करेंगे? क्योंकि आपने वहां पर लोगों से भी बातचीत की, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये चुनाव, क्योंकि बड़े बड़े नेता वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने देखा किस तरह से वो प्रचार प्रसार करते नजर आए। बिल्कुल, भले ही हम इसको शहर की सरकार का चुनाव का है, आम जनता का चुनाव का है, लेकिन चुनाव इस तरह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सरकार भी शामिल होती है, यानी कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी है, दूसरी कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी, तमाम सारी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं और सभी के पास अपने अपने मुद्दे हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में, और लगातार 6 सालों से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार काम कर रही है। और अभी हाल फिलहाल जो घटनाएं हुई हैं, चाहे हम प्रयागराज की घटना को जिक्र करें या उसके अलावा जो घटनाएं करें, पूर्व में जो विक्रु कांड हुआ था, उन सभी घटनाओं का अगर जिक्र करें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कानून व्यवस्था को लेकर काफी बेहतर काम हुए और ये कहीं ना कहीं लोगों के एक मैसेज के रूप में काम किया
किया गया है इसको लेकर, और उसके अलावा विकास को लेकर जो काम किया जा रहा है, या रोजगार देने की बात की जा रही, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की जो बात की जा रही है, उसके अलावा स्वास्थ्य महकमे को लेकर काम किया जाए, तो ये सभी मुद्दे हैं। हालांकि ये मुद्दे बलराज सरकार कसाना हमारे साथ पार्षद जुड़ गए हैं। बलराज कसाना जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बलराज कसाना जी, कितना महत्वपूर्ण और कितना चुनौती भरा ये चुनाव मानते हैं आप? आज भी है वो नहीं हुई, जंग नहीं हुई। बलराज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्पीच आकाश, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि बनारस में भी कल वोटिंग होनी है, लेकिन ऐसे में क्योंकि अपने आप में बेहद अहम है और हम देख रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े नेता जो है वो वोटिंग करने के लिए भी पहुंचेंगे कल, और साथ ही हम देख रहे हैं कि लगातार कल हमने सुना उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से कहते हुए नजर आए। उन्होंने जिक्र किया प्रयागराज का और ये कहा कि कैसे प्रकृति जो है वो बदला लेती है, यानी कि वो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो कहते हुए नजर आए थे कि हमने देखा कहीं ना कहीं जो चीजें की गई थी, जो गलत चीजें की गई थी, उनका बदला वो पूरा हुआ, इस तरह का जिक्र करते हुए नजर आए थे। आकाश, चलिए आकाश आपके पास आएंगे। राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, क्योंकि देखा हमने किस तरह से कल खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए, साथ ही उन्होंने प्रयागराज को लेकर जिक्र किया और कहा कि कुछ गलत अगर हो रहा होता है तो उसका बदला जरूर होता है और चीजें जरूर क्लियर होती हैं, और ये कहा जा सकता है कि प्रकृति भी कहीं ना कहीं बराबरी रखती है और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका बदला होता है। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहां पर, चाहे वो प्रयागराज का उनका भाषण हो, चाहे आजमगढ़ का हो, चाहे मऊ का हो, या ऐसे जो संवेदनशील जो जिले हैं जहां पर उन्होंने भाषण दिए हैं, उनका रुख एकदम साफ है। उन्होंने हर जगह कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और गुंडों की बात नहीं होगी, किसी भी हालत में अपराध और गुंडे यहाँ पर खुलेआम नहीं चल सकते हैं। यहाँ पर विकास की बात होगी, यहाँ पर कलम की बात होगी, यहाँ पर लैपटॉप की बात होगी और उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने की बात होगी। सीधा उनका मैसेज है, उनके चेहरे पर एक अलग तेज है और खुशी है। किसी चीज का उनको अफसोस नहीं है कि पिछले दिनों क्या हुआ, लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, कोई मतलब नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि यही वही जो राम रचि राखा, यानी कि जो करेगा उसका फल स्वयं उसको मिलेगा, प्रकृति ही उसको देगी। तो इसलिए लोगों को सोच समझ के अपने कार्य क्षेत्र को चुनना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट फिलहाल आपको प्रकृति देगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकदम मैसेज दे दिया है कि हमें क्या करना है, हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या है। मैं लखनऊ की अगर बात करूं तो लखनऊ के लिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है और इसकी जिम्मेदारी यह है कि आने वाले समय में पूरे देश में इसको नंबर 1 नगर निगम बनाना। पूर्व पार्षद बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बलराज कसाना समाजवादी पार्टी से पार्षद है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मीनल रानी, आपके पास आना चाहूंगी। आप पूर्व पार्षद हैं और कल जो है पहले चरण की वोटिंग होनी है, कितना महत्वपूर्ण और कितना चुनौती भरा चुनाव है जो है वो आप बीजेपी के लिए मानती है, क्योंकि 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है ये चुनाव? बात रखना चाहूंगा, हमारे वार्ड में बलराज जी, मेरा सवाल मीनल जी से है, आपके पास में आऊंगी। मीनल जी, आप अपनी बात रखिए पहले। नमस्ते मैम जी। जी मीनल जी बोलिए। जी बहन जी बताइए। मैंने सुना ही। मीनल जी, मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि आप पूर्व पार्षद रही हैं और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है अगले साल, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण और कितना चुनौती भरा ये चुनाव है बीजेपी के लिए, नगर निकाय का चुनाव? आवाज ही नहीं आ रही है। शायद मीनल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बलराज कसाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्षद। बलराज जी, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को, क्योंकि हमने देखा किस तरह से खुद अखिलेश यादव लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव आपकी पार्टी के लिए? नमस्कार जी, मैं बताना चाहूंगा हमारे ये जो निकाय चुनाव है ये इतना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको अपने वार्ड के बारे में बताना चाहूंगा। वार्ड हमारा जो है 1953 का बना हुआ है और उसके बावजूद भी कोई इसमें आप ये लगाइए कार्य नहीं हुआ, आज तक सीवर नहीं आया है।
1953 से बसा हुआ है और यहाँ बताते कि विकास हो रहा है। विकास यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। और आप ये स्थिति देखिए कि आज भी सीवर लाइन, गंगा वाटर कुछ नहीं है। और यहाँ पूरे हमारे ये जो वार्ड है और पूरे इसमें कहीं भी नहीं, पूरे उसके उत्तर प्रदेश में लगा लीजिए यही हाल है। अभी अब छोटी सी बारिश पड़ी है, उसके बावजूद भी आप पैदल नहीं निकल सकते रास्ते में। ये बात करते हैं विकास की। मीनल जी, क्योंकि आपने सुना होगा बलराज जी को उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस नगर निकाय को लेकर चुनाव तो जरूर कल पहले फेज का वोटिंग है, लेकिन विकास को लेकर लगातार जो बात आपकी पार्टी करती हुई नजर आई, क्या वार्डों में विकास हुआ है, शहर शहर क्या विकास हुआ है? और विकास हुआ है तो फिर क्या इस तरह की समस्याएं होनी चाहिए? क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे वार्ड में अगर आप जाएंगे अभी ये स्थिति है कि वहां पर पानी भरा हो गया है जरा सी बारिश में। बहन जी, हमारे वार्ड में आप आके देखिए, हमारे वार्ड में बहुत विकास हुआ है। पहले यहाँ पे कोई विकास नहीं था। मोदी योगी जी के कार्यकाल में यहाँ बहुत विकास हुआ है। लेकिन बलराज जी, क्योंकि मीनल जी तो कह रही हैं कि विकास हुआ है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है क्योंकि आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्योंकि अगर हम नगर निकाय की बात करें तो शहर और गांव की सरकार कहा जाता है नगर निकाय चुनाव को। ऐसे में जहां पर अगर हम देखें, जहां बढ़त बीजेपी चाहे समाजवादी पार्टी जिस भी पार्टी को इस चुनाव में मिलेगी, उसके लिए दिल्ली का रास्ता कहीं ना कहीं साफ होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मैं सीधा सा दीदी का उसका उत्तर देना चाहूंगा। हमारे वार्ड में आके एक बार विकास की गंगा देख लीजिए, रोड पे बह रही है और नालियों के साथ बह रही है। नाली और रोड बराबर चल रहे हैं। विकास कहते हैं विकास कर रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ। 1953 का मैं बता रहा हूँ, हमारा वार्ड बना हुआ है, ये वार्ड नंबर 60 श्याम पार्क। आज भी इसमें कोई सीवर नहीं है, कोई गंगा वाटर नहीं है। बात करते हैं विकास की, दो बार से बीजेपी के पार्षद हैं यहाँ से, वो रिपीट हो रहे हैं। और हमारे क्या नाम जी के, आप ही लगाइए, विधायक भी ऐसे बीजेपी के हैं, सांसद जी भी हैं, सेंट्रल में गवर्नमेंट भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी कोई वार्ड में काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन बलराज जी, आप अपने वार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें, जो आसपास आपके वार्ड इलाके आते हैं, वहां पर क्या स्थितियां हैं? मैं आपको सीधी सी बात ही बताना चाहूंगा, यही हाल सभी वार्डों का है। मैं अपनी बात नहीं बता रहा, मैं सभी की बता रहा हूँ। यहाँ हमारे वार्ड में एक बार आप आके देखिए कि कितनी बुरी हालत है। इस 2 बूंद की बारिश ने हालत खराब कर रखी है हमारी। चलिए ठीक है बलराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनल रानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि हमारे साथ बने हुए हैं, राघवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्योंकि लखनऊ में कल वोटिंग होनी है, कितने वार्ड है जहां पर वोटिंग होनी है और साथ ही तैयारियां क्या क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि खुद राघवेंद्र ने भी ये जानकारी दी कि राजनाथ सिंह भी यहाँ पर कल पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। तो समझ लीजिए बीजेपी, जिसे ये कहा जाता है कि साल भर चुनाव की तैयारियों में लगी रहती है, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है, इससे समझा जा सकता है। रवि जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पे बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी से सांसद भी हैं और बीजेपी के ज़्यादातर जो विधानसभा सीटें हैं वो अगर हम बात करें तो बीजेपी के ही पक्ष में है। चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में तकरीबन 110 वार्ड में वोट डाले जाएंगे। उसके अलावा पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुल 10 नगर निगम के लिए पूरे वोटिंग होगी। उसके अलावा करीब 830 वार्ड है पूरे 37 जिलों में जहां पर ये वोटिंग होगी। उसके अलावा करीब 104 नगर पालिका परिषद है जिसको लेकर वोटिंग होगी। और उसके अलावा अगर बात करें नगर पंचायत के 276 है। तो इस तरीके से कल वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और साफ तौर पे सभी पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ में चुनाव में मेहनत की है। अब ये देखना होगा कि किस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत मिलती है, क्योंकि बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो इस बार चुनावी मैदान में, उनके भाग्य का भी फैसला जो होगा वो जब मतगणना होगी तब साफ होगा कि उनकी मेहनत कितना रंग लाई। क्योंकि जमीनी स्तर पर ये चुनाव होता है, साफ सफाई है, बिजली, पानी, सड़क है, ऐसे मुद्दों को लेकर चुनाव होता है। ये देखना होगा कि आगे भी आपके पास आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा। यूपी में निकाय चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। लखनऊ समेत 37 जिलों में कल वोट डाले जाएंगे। 37 जिलों में कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, सभी पार्टियों के लिए। और क्योंकि जिस तरह से देखा जाए 2024 का लोकसभा चुनाव जिसे लेकर लगातार
ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को शहर और गांव की सरकार कहा जाता है और यहीं से आगे का रास्ता जो है वो साफ होता है। और कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार से लोग कितना खुश हैं और इस नतीजे से ये भी पता चलेगा कि किस तरह से एक तरह से ये कहा जा सकता है कि विधानसभा का फीडबैक और लोकसभा की 80 सीटों के लिए लिटमस टेस्ट के रूप में ये निकाय चुनाव जो है वो देखा जा रहा है। राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं, आकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, बात अगर हम बनारस की करें तो बनारस में इस बार क्या क्या मुद्दे अहम हैं, क्योंकि आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के मन में क्या है? देखिए, भाजपा के मुद्दे को बात करूं तो भाजपा का यही दावा है अनन्या, वो बार बार यही कह रही है कि डबल इंजन की सरकार तो चल ही रही है, इस बार हम लोग ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे। हालांकि जो पेंशन है, विधवा पेंशन है, तमाम तरीके के मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने गिनाए। वही समाजवादी पार्टी के मुद्दे यानी विपक्ष के मुद्दे की बात करूं तो उनका कहना है कि भ्रष्टाचार चरम पे है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं धूमिल है, बनारस में सड़कें खराब है, ये तमाम तरीके से मुद्दे हैं। देखिए, ये लोकल मुद्दे होते हैं, पानी, खलंजे, रोड, नाली, ऐसे मुद्दे होते हैं। इन मुद्दों को लेकर ये चुनाव होता है। तो जो मतदाता है, जो मतदान, जो प्रत्याशी है, वो किस तरीके से अपने मतदाता को लुभाता है, अपनी बातों को उनके सामने प्रस्तुत करता है, ये बड़ी जिम्मेदारी हुई। क्योंकि देखिए, बनारस में जो मेयर की सीट है ये 1995 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के ही पाले में है। तो अनन्या, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इस सीट को फिर से बचाना, क्योंकि इस बार जो 3 प्रत्याशी खड़े हुए यानी कि भाजपा से अशोक तिवारी, सपा से ओपी सिंह, वही कांग्रेस से अनिल श्रीवास्तव खड़े हैं। यानी कि तीनों जो प्रत्याशी है, तीनों जमीनी सरोकार रहते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हैं। तो ये बड़ा करारा दाव होगा। इस बार जो टक्कर है ये कांटे की टक्कर है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार बनारस में 2 बार उन्होंने दौरा किया, एक बार जनसभा किया, उसके साथ ही एक बार प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े पदाधिकारी पूरी तरीके से कमर कस लिए। हालांकि प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया थी वो कल शाम को ही समाप्त हो गई, लेकिन डोर टू डोर जो जनसंपर्क है वो अभी भी जारी है। अनन्या, बिल्कुल, डोर टू डोर संपर्क जो है वो अभी भी जारी है, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं राघवेंद्र। लेकिन इन सब के बीच समझना ये जरूरी है कि आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि पहले हमने देखा किस तरह से दिल्ली से जो पैसा लखनऊ तक आता था उसका कैसे बंदरबाट हो जाता था, जो विकास के लिए पैसा भेजा जाता था वो जनता तक पहुंचता ही नहीं था। और शायद यही वजह थी कि 2017 से पहले अभी तक विकास नहीं था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, किसी भी प्रदेश को अगर आगे जाना हो, बहुत आगे बढ़ना हो, तो कुछ मूलभूत सुविधाओं पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता हो। खास तौर से लोग शहर में जब आते हैं तो गांवों से एक दूर का दृश्य देखते हैं कि शहर हमारा कैसा होगा। तो शहरों की जो प्राथमिकता है कि शहरों में अच्छी सड़कें होनी चाहिए, एक सीवर लाइन होनी चाहिए, एक स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, खेल के अच्छे मैदान होने चाहिए, पैदल के ट्रैक होने चाहिए। मतलब तमाम जो सुविधाएं शहर में जो होती हैं बेसिक, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो या अन्य चीजों की हो, ये सब दुरुस्त होना चाहिए। आजकल क्या है, शहरों में बहुत अव्यवस्था है, अनियमित जो कॉलोनियां हैं वो बस जाती हैं, अवैध कॉलोनियां बस जाती हैं, आने जाने की व्यवस्था नहीं होती, गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं और गंदगी भी बहुत ज्यादा रहती, सीवर का कोई सिस्टम नहीं होता, लोग परेशान होते हैं। तो इन सब चीजों को सुधारने की ये बहुत बड़ी चुनौती भाजपा ने लिया है और इसीलिए वो सारे अपने जो मेयर के चुनाव है वो जीतना चाहते हैं और पूरी जो ये शहर की जो सरकार है उसको ये बनाना चाहते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार का जो नारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया था कि डबल इंजन सरकार तो है ही, हम इस लोकल बॉडी इलेक्शन को अगर जीत लेंगे तो हम ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर हम उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो लक्ष्य है वो सीधा है कि हमें उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाना है, शहरों की जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ानी है, हर आधुनिक सुविधाओं को हमको इस शहर में लाना है, स्वच्छता में नंबर 1 लखनऊ को बनाना है, साथ ही देश का नंबर 1 शहर इसको बना करके भी लाना है। तो ऐसे उद्देश्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और उसके साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं और यहाँ के जो विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं एजेंडा क्लियर है। साथ ही मुख्यमंत्री इन्हीं रैलियों में कानून व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं, गुंडा राज की भी बात कर रहे हैं कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। और आपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के लिए आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना
योगी आदित्यनाथ ने देखा है, उसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हालांकि 2-3 वर्ष कोरोना काल में चले गए, बहुत सारा पैसा उसी स्वास्थ्य में, हेल्थ में खर्च हो गया, जो प्लानिंग नहीं हो पाई, लेकिन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसको ये पूरा कर रहे हैं, उसके लिए लगे हुए हैं। और लगातार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो समिट है वो भी अभी देखिएगा कि ग्राउंड सेरेमनी भी लास्ट अक्टूबर-नवंबर में इसी वर्ष होने वाली है। और बहुत कम समय बचा है लोकसभा चुनाव के, लगभग 10 से 11 महीने का समय बचा है लोकसभा चुनाव होने में। तो ये जो चुनाव होगा ये दूसरे पार्टियों के लिए वोट ऑफ परसेंट भी क्लियर करके बता देगा कि किसकी क्या स्थिति है, सपा की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, बीएसपी की क्या स्थिति है, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है, और भी तमाम जो छोटे दल हैं उनकी स्थिति क्या है, और खुद बीजेपी की स्थिति क्या है शहरों में। चलिए ठीक है बहुत राघवेंद्र, बड़ा एक आपके सैंपल पास होगा। आएंगे हम। ये जो विद्याशंकर तिवारी, परिणाम है। मैनेजिंग एडिटर इन खबर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्याशंकर तिवारी जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बहुत बात साफ सी है। जो अभी डिस्कशन हो रहा था कि ये एक तरह से सेमी फाइनल की तरह देखा जा रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसके दोनों के बीच में अब कोई चुनाव नहीं है। बीजेपी उसी लिहाज से चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी की यदि बात करें तो कुछ पॉकेट्स में वो फाइट दे रही है, जैसे जो सहारनपुर वाला बेल्ट है, लेकिन आप पश्चिम से लेकर के पूरब तक जाएंगे, कुल 17 नगर निगम है, तो पाएंगे कि अधिकांश में पहले से ऑलरेडी बीजेपी काबिज है और फिर से काबिज होने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। जितना बीजेपी मेहनत कर रही है, रवि किशन से एक सवाल पूछा गया था कि आप यहाँ के सांसद है, ऑलरेडी 28 साल से गोरखपुर में बीजेपी मेयर पद पे है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, 10-10, 20-20 सभाएं क्यों संबोधित कर रहे हैं? तो उनका कहना यह था कि मेयर हमारा कई जगहों पे है, लेकिन हमारे पार्षद कम पड़ जाते हैं, तो उस तरीके से हम काम नहीं कर पाते हैं जैसे करना चाहिए, लिहाजा हम मेहनत कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पार्षद जिताने के लिए। मेयर तो हम आ ही रहे हैं। बिल्कुल, और फिर तभी ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि विकास जो है वो और तेजी से होगा, और इसका जिक्र जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं। लेकिन इस पूरे नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें, प्रियंका गांधी जो है वो एक बार भी ये कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार करने तक नहीं आई। समाजवादी पार्टी में हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस की स्थिति विधानसभा में देख ली है, और प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात को बहुत तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि इस निकाय चुनाव में कहीं वो स्टैंड नहीं कर रहे हैं। इस वजह से प्रियंका गांधी के न जाने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मान लीजिए कि 17 नगर निगम है और कहीं आपको सफलता नहीं मिलती है, जैसे विधानसभा चुनाव में हुआ था, 2 सीटों तक सिमट गए थे, फिर क्या जवाब देंगे? इस वजह से वो इससे बच रहे हैं कि देखिए, स्थानीय निकाय का चुनाव था, लोकल लीडर्स जो है, प्रदेश के लीडर्स जो है अपने स्तर से चुनाव लड़ रहे थे, ये कहने के लिए भी रहेगा। रही बात बीजेपी की, तो आपने देखा होगा कि इसमें नेशनल लीडरशिप तो इन्वॉल्व है नहीं, योगी और उनकी कैबिनेट इन्वॉल्व है, इधर से अखिलेश यादव इन्वॉल्व है, उनके लिए कुछ उम्मीदें हैं, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए उम्मीदें दूर तलक नहीं दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, विद्याशंकर जी आपके पास आएंगे। राघवेंद्र, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि कल पहले चरण का चुनाव होना है नगर निकाय का, और आज कई ऐसे समाजवादी पार्टी और बसपा के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। ऐसे में कितना बड़ा झटका बसपा के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, मैं इन दिनों लखनऊ में पिछले 3-4 दिनों से हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में डेली ज्वाइनिंग हो रही है। सिर्फ लखनऊ मुख्यालय में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, ये विभिन्न जिलों में ज्वाइनिंग हो रही है, और साथ ही ये ज्वाइनिंग करा करके अपने वोट ऑफ परसेंटेज को ये पार्टी बढ़ाएगी, साथ ही कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ा रही है, अपने कुनबे को भी बढ़ा रही है। और एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो रुष्ट थे, जिनको टिकट नहीं मिला है, किसी कारणवश जिनका टिकट कट गया है, ऐसे लोगों के घर पे बड़े बड़े नेता गए, बड़े बड़े विधायक और मंत्री सांसद सब गए उनको मनाने के लिए। उसके बाद भी देखा गया कि जब रिजल्ट नहीं आया और कुछ लोग बागी रूप अख्तियार किए हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न जिलों में ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी किया है और 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया। तो कहीं न कहीं बीजेपी एक तरफ अपने नियम कानून और डिसिप्लिन को भी फॉलो कर रही है, दूसरे तरफ वो अपना कुनबा भी बढ़ा रही है। तो कहीं न कहीं पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने 4
चारों तरफ से इसको मतलब कि एक राजनीति, एक रणनीति बनाकर लड़ रही है। और इसमें मैं देख रहा हूं कि दूसरी पार्टियां बहुत दूर दूर तक पीछे हैं। हाँ, हालांकि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव थोड़ा बहुत जरूर मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार में है। हालांकि अखिलेशी और भी बड़े तमाम जो नेता हैं, उनके जो परिवार के भी, चाहे प्रोफेसर राम गोपाल यादव रहे हों या और भी जो नेता हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत शिवपाल का मूवमेंट है, लेकिन शिवपाल इसलिए भी थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं कि शिवपाल के कहने पर एक भी लोगों को टिकट नहीं दिया गया। ना तो महापौर के लिए किसी को टिकट दिया गया, ना किसी बड़े सभासद को टिकट दिया गया। तो कहीं न कहीं अपने आप को वो ठगे और साइड लाइन होते हुए महसूस अपने आप को कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव पर हावी है। प्रचार के ट्रेंड को देख के मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि इनके सारे बड़े नेता लगातार रात दिन प्रचार कर रहे हैं। लग रहा है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो रहा है, मतलब अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, जिस तरह से शेड्यूल डेली आ रहे हैं इनके नेताओं के। बिल्कुल, चलिए राघवेंद्र आप हमारे साथ रहिए, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन किस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कैसे प्रयागराज में माफियाओं को लेकर संदेश दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए जरा। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। जिस प्रयागराज में दुनिया अपनी आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जिस प्रयागराज की धरती ने हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए प्रयागराज की धरती पे आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। यह हमारा सौभाग्य है 2019 में प्रयागराज कुंभ को डबल इंजन की सरकार को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रयागराज को कुंभ यादगार कुंभ बन गया। उस समय नगर निगम का नेतृत्व श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी के नेतृत्व में यहां पर नगर निगम बोर्ड काम कर रहा था और बोर्ड ने अपने स्तर पर अच्छा प्रयास किया। और जब 2025 का सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के भाजपा के अध्यक्ष और अब महापौर की प्रत्याशी उस समय महापौर हो और उनके नेतृत्व में प्रयागराज महापौर की नेतृत्व में प्रयागराज कुंभ फिर दुनिया की भव्य और दिव्य कुंभ की साक्षी बन सके, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं प्रयागराज की धरती पे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रकृति सबका हिसाब करती है और एक बार फिर से प्रयागराज से किस तरह से आपने देखा माफिया राज को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ।
विद्याशंकर तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं, इन खबर के मैनेजिंग एडिटर हैं। विद्याशंकर तिवारी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कैसे इस चुनाव के जरिए हमने देखा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चाहे अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बीजेपी का कुछ इस तरह के समीकरण बनते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, और साथ ही नगर पंचायतों की बात करें तो बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो कुछ कमजोर पिछले समय में माना जाता रहा है। कितना गंभीरता से इस चुनाव को बीजेपी ले रही है, ये समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अगर प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, और कैसे जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है इस चुनाव के जरिए। देखिए, जैसे बीजेपी के बारे में आपने बताया कि ये कहा जाता है कि ग्रामीण बेल्ट में उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है जितना शहरी बेल्ट में, ठीक उसी तरीके से बीजेपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक चुनाव वो लड़ती है, जीतती है या हारती है, दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगती है। यही बीजेपी की खासियत है। और उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में ये बात करें तो वो गुजरे जमाने की बात हो गई कि बीजेपी की पहुंच ग्रामीण बेल्ट तक नहीं है, शहरी बेल्ट के साथ साथ गांवों तक भी वो अपना संगठन, खास तौर से वो जो पेज प्रभारी बनाए हैं और बूथ लेवल तक अपने को मजबूत कर चुकी है। इस नगर निगम स्थानीय निकाय के चुनाव में और जो 17 नगर निगम है, इसको वो ऐसे लड़ रही है जैसे कि 2024 के लिए संदेश दे सके। इसमें एक और एंगल, चूंकि ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, इसलिए सीएम योगी के कंधे पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने दोनों डिप्टी चीफ के साथ मिल करके ये संदेश दे सके, हाईकमान को संतुष्ट कर सके, हाईकमान कहिए या केंद्रीय नेतृत्व कहिए कि आप यूपी में मजबूत हैं, आप यूपी में मजबूत हैं, और वो रिजल्ट में दिखेगा कि आप यूपी में मजबूत हैं। अभी जो अतीक कांड हुआ है, पूर्वांचल में चले जाइए और चाहे पश्चिमांचल में चले आइए, अतीक कांड से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इसीलिए प्रयागराज में जो कुछ भी सीएम योगी ने कहा उसका दूर तलक संदेश जा रहा है। जब भी लोगों से जाकर के बात कीजिए, चाहे बीएचयू में चले जाइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले जाइए, छात्रों के बीच चले जाइए, नौजवानों के बीच चले जाइए, आम आदमी के बीच चले जाइए, साफ साफ संदेश है। बिल्कुल, और साथ ही सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि एक तरह से अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बात करें तो एक तरह से सेमीफाइनल के रूप में निकाय चुनाव को देखा जा रहा है, और वहीं विधानसभा के लिए बात करें क्योंकि एक तरह से फीडबैक है कि कितना काम जनता को बीजेपी का पसंद आया है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं वोट होगा। निश्चित रूप से बीजेपी के काम, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे जिस तरीके से योगी पेश आते हैं, 2017 के बाद 2022 के चुनाव में यह माना गया कि सीएम योगी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा फैक्टर रहा। यदि फ्री में अनाज मिला, शौचालय मिला, मकान मिला, उन योजनाओं का, केंद्रीय योजनाओं का कंट्रीब्यूशन रहा, तो सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका पहनावा है, उसका भी मैसेज है और उसका भी ग्राउंड लेवल तक असर है। इस चुनाव में खास तौर से सीएम योगी यही मैसेज दे रहे हैं कि हमें और किसी की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। और क्योंकि काम को लेकर लगातार बीजेपी कहती रही है कि हमने काम किया है और इस भरोसे पे जनता हमें वोट देगी। हमारे साथ राघवेंद्र भी हैं। राघवेंद्र, क्योंकि हमने देखा आप काफी दिन तक प्रयागराज में रहे और आपने लोगों से समझा, वहां पर लोगों से आपने बातचीत की, अतीक अहमद को लेकर जिस तरह से अतीक की हत्या हुई, असद का एनकाउंटर हुआ, इसको लेकर लोग वहां पर क्या सोचते हैं, और इसके जरिए संदेश जरूर बीजेपी दे रही है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने को लेकर जिस तरह से हमारी तरफ से सदन में कहा गया, और कैसे भ्रष्टाचार को लेकर, कैसे आतंक को लेकर लगातार प्रहार बीजेपी कर रही है, ये हमने देखा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और मैं एक चीज और बता लूं, योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जो चीज कहा है, बिल्कुल मैं कई ऐसे परिवार में गया और आम ऐसे दुकानों पे मैं बैठता था और इसकी चर्चा करता था कि आखिर ये सब हो रहा है क्या है, तो वाकई में जो मुख्यमंत्री ने कहा वही जनता की राय थी। वो लोग इस तरह से व्यतीत थे कि बताइए प्रयागराज का जो महत्व है, आज प्रयागराज, हमारा जो प्रयागराज है वो किस लिए जाना जा रहा है, अपराध के लिए चर्चा हो रही है। वो प्रयागराज जो भरद्वाज मुनि का आश्रम रहा है, जहां पर विमान शास्त्र की रचना उन्होंने हजारों वर्ष पहले की है, आज उसी जगह पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज भी है जो हजारों बच्चों को पढ़ाकर पूरे दुनिया में प्रयागराज का ज्ञान का कुंज बह रहा है। साथ ही गंगा जमुना सरस्वती की जो नदी है, यहाँ पे हर साल जो माघ मेला लगता है। ठीक है राघवेंद्र, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन मुझे रवि के पास जाना है। रवि, लखनऊ की अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पर स्थितियां बीजेपी को लेकर ठीक नजर आती हैं, लेकिन क्या ग्रामीण इलाकों में पिछले
समय से, क्योंकि ये माना जाता रहा है, कुछ कमजोर नजर आती है बीजेपी। आपको क्या लग रहा है? आपने क्योंकि लोगों से बातचीत की वहां पर, क्योंकि हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ना कुछ समीकरण इस तरह के बन जाते हैं, या उसी पार्टी के आपस में जो नेता है वो चुनाव लड़ जाते हैं, पार्षद हो चाहे नगर पंचायत को लेकर हो, तो स्थितियां इस तरह बन जाती हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ता है। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में क्या हालात है? देखिए, लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ की हम कुछ चीजें बताना चाहेंगे। पूर्व में अगर बीएसपी सरकार के समय की बात करें तो बहुत सारे ऐसे काम किए गए थे, और एक समय ऐसा था जब दुनिया के खूबसूरत शहरों में लखनऊ का 26वां स्थान था। और अगर हम आज की बात करें तो आज अभी लखनऊ अपनी अलग पहचान रखता है। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें, चाहे मेट्रो की बात करें, जैसे पार्क की बात करें, या उसके अलावा बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन अगर वही बात करें हम कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था में बीजेपी में यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो काम किया गया वो एक नंबर पाती है, क्योंकि जनता से जो बातचीत हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कामों को भी सराहा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, साफ तौर कानून व्यवस्था था। उस कानून व्यवस्था का ही मुद्दा था जिसकी वजह से लगातार दूसरी बार सरकार बनी है। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में भी जो अभी पूर्व में जो राशन दिया गया, कोरोना काल में जो काम किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार से सहानुभूति है लोगों की, और लोग पसंद भी करते हैं सरकार को। लेकिन अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को भी पसंद करते हैं। ऐसे में ये थोड़ा सा टक्कर दोनों की है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी थोड़ा सा आगे है, क्योंकि अभी लगातार दूसरी बार सरकार है, और समाजवादी पार्टी की पूर्व में सरकार रही है। काम जरूर किया गया है, लेकिन कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा था, क्योंकि कई सारे लोगों से जो बातचीत की उसमें कानून व्यवस्था का ऐसा मुद्दा था जिसमें कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास जगह पाने में जो भाजपा है वो कामयाब रही है। लोगों में विश्वास यहाँ पर जरूर जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए। विद्याशंकर तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल पहले फेज को लेकर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर लगभग सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।